नमस्कार। भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है, और इतिहास रच दिया है का अर्थ है कि वाकई इतिहास लिख दिया है। पहली बार ओलंपिक के इतिहास में भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल्स तक पहुंची है और पूरी उम्मीद है कि यह सिलसिला बरकरार रहेगा, यानी कि आगे जो 2-3 मैच बचे हुए हैं सेमीफाइनल और फिर फाइनल तक, वहां तक की उम्मीदें इसलिए बन जाती है क्योंकि जिस टीम को हराकर यह टीम सेमीफाइनल्स में पहुंची है वह ऑस्ट्रेलिया की टीम है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 बार ओलंपिक चैंपियन रह चुकी है लगातार, लंदन, रियो और उसके पहले भी लगातार 3 बार जो टीम चैंपियन रही हो उस टीम को हराकर भारतीय टीम सेमीफाइनल्स में पहुंची है। अगला मुकाबला अर्जेंटीना से होगा, जिसने जर्मनी को 3-0 से हराया है। यह मुकाबला 4 अगस्त को यानी कि बुधवार को होगा और उस दिन देखा जाएगा कि भारतीय टीम आगे बढ़ती है या नहीं। हालांकि उम्मीदें पूरी है जिस तरह का मुकाबला देखने को मिला है। हमारे साथ सूरज हैं और आज हम इसी चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से भारतीय महिला हॉकी टीम का ओलंपिक के सेमीफाइनल्स में पहली बार पहुंचना भारत में हॉकी किस तरह बदल सकेगी, है ना। लेकिन सूरज, एक बार चाहेंगे कि थोड़ा डिटेल गेम के बारे में बातचीत हो जाए, किस तरह का गेम देखने को मिला और क्या परफॉर्मेंसेस रही और क्यों ये चर्चा है कि भाई मैं देख रहा था अभी ट्विटर पर टॉप 5 ट्रेंड्स जो हैं सब हॉकी से लेकर ही हैं जी, और सभी लड़कियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पर ये भारतीय हॉकी के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है। जब टीम गई थी तो पिछली बार जो हमारा प्रदर्शन था रियो 2016 में, तो उस समय 12 टीमें भाग ले रही थीं और आखिरी पायदान पर हमारी टीम रही थी। तो इस बार निश्चित तौर पर एक बेहतर तैयारी के साथ गई थी, लेकिन महिला टीम खास तौर पर सेमीफाइनल तक का सफर तय कर लेगी, इसका भरोसा शायद नहीं रहा होगा लोगों को। बहुत उम्मीदें नहीं थी। और पहले जो 3 मुकाबले थे जो पूल मैच थे 2 ग्रुप में बांटकर, तो भारत की टीम जो है वो जर्मनी से मुकाबला हार गई, इसके बाद नीदरलैंड से हार गई और फिर ब्रिटेन से हार गई। तो इसके बाद उम्मीदें बहुत कम थी, लेकिन थोड़ी सी आस उस समय जगी जब महिला टीम ने सबसे पहले तो आयरलैंड को हराया। तो वहाँ से थोड़ी उम्मीद लगने लगी थी, लोग जश्न मनाने लगे थे कि शायद बदल सकता है, क्योंकि वो जो खेल उस दिन था भारतीय टीम का, वो लग रहा था कि नहीं, आत्मविश्वास है, टीम एकजुट होकर खेल रही है और दिख जाता है, हाँ, बेहतर रणनीति है। इसके बाद जब दूसरा मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जब भारतीय टीम ने जीत ली, तो उस समय 2 मुकाबले जीत चुकी थी क्योंकि 3 हार चुकी थी। तो वहां पर मुकाबला अब आयरलैंड और इनके बीच था, क्योंकि दोनों की, अगर आयरलैंड हार चुकी थी भारत से, तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प हो गया था कि दोनों में से कौन जाएगा। और आखिरी जो मुकाबला था पूल का, वो ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच था। तो ब्रिटेन ने आयरलैंड को हराया, उससे वो 5वें नंबर पर चली गई टीम आयरलैंड की, और भारत को ये मौका मिल गया कि, और आप ये समझिए कि 4थे नंबर पर थी, सबसे नीचे, और इसीलिए जो मुकाबला है क्वार्टर फाइनल का वो तगड़ा था और ऑस्ट्रेलिया की टीम सामने मिली जो 3 बार की। मुझे याद है सूरज, कल हम लोग बातचीत भी हम और आप कर रहे थे, बाकी लोग, हम लोग अपने न्यूज रूम में ही, कि चूंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत मजबूत टीम है, हम लोग उम्मीद करते हैं काश ऐसा हो कि ऑस्ट्रेलिया से अंतिम मुकाबला हो तो थोड़ा पॉसिबिलिटीज रहेगी कि भाई बाकी टीमों से जीतना थोड़ा आसान होगा। क्योंकि पिछली ही बार रियो में जो बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की इसी टीम से भारत 6-1 से हारी थी। जी। 6 गोल उन्होंने किए थे, भारत सिर्फ 1 गोल भारतीय टीम कर पाई थी, और ये बहुत बड़ा अंतर था। इसलिए हम भी उम्मीद कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया से मैच ना हो तो बेहतर होगा, शायद जो सबसे मजबूत टीम है उससे अंतिम में खेला जाएगा। लेकिन ठीक उसके विपरीत उसी से मैच हुआ और बखूबी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा। और एक मैं जोड़ना चाहूँगा कि निक्की प्रधान और सलीमा टेट्टी, जो 2 खिलाड़ी झारखंड से उस टीम में का हिस्सा है, उसमें से निक्की प्रधान कल की टीम में खेल रही थी। और अगर आप जो दर्शक देख रहे हैं इस बात को समझिए कि कितना महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि इस पूरे मैच के दौरान भारत ने 1 गोल किए, एक भी गोल खाया नहीं। हाँ, ओपोनेंट सबसे विश्व की नंबर 1 रैंकिंग, अभी नंबर 2 पर शायद नंबर 2 सबसे मजबूत टीमों में से एक ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर एक भी गोल नहीं कर पाती है तो यह निश्चित रूप से डिफेंडरों का एक बहुत बड़ा योगदान मैं मानूंगा। और वही डिफेंडर का हिस्सा झारखंड की निक्की प्रधान भी है, जो कि खूंटी के हिस्सा गांव की रहने वाली है। जी। तो जो पूरी टीम जो है, आज की रणनीति और बेहतर लग रही थी कि मैच के शुरुआती मिनट में ही भारतीय टीम ने गोल दाग दिया था। और आप 22 मिनट के आसपास गोल दाग दिया, और ये जो है मतलब पहला क्वार्टर में ही पहला गोल दाग दिया था। और आप देखेंगे कि जो पेनाल्टी कॉर्नर मिलते हैं, लगातार मिलते हैं। हाँ, और हॉकी गेम में पेनाल्टी कॉर्नर को एक बेहतरीन मौका माना जाता है, तय गोल माना जाता है कि अगर आपको पेनाल्टी कॉर्नर मिला है तो गोल होना ही है।
तो उसमें 9 पेनाल्टी कॉर्नर ऑस्ट्रेलिया की टीम को मिले और 9 हमले हुए गोल पोस्ट पर। उसमें तब भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है, जो मिडफील्डर्स होते हैं और डिफेंडर्स होते हैं और गोलकीपर जो सविता हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से प्रदर्शन किया। मैं आपको एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि इस पूरे मतलब ओलंपिक में अब तक का जो भारत के पुरुष या महिला टीम का प्रदर्शन रहा है, उसमें जो गोलकीपर्स हैं, पीआर श्रीजेश हैं आपके पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, और इधर महिला में सविता हैं। तो दोनों का जो प्रदर्शन है वो काफी अहम हो जाता है, क्योंकि वहां पर डिफेंडर्स होते हैं लेकिन गोल पोस्ट छोटा होता है और गेंद छोटी होती है, बहुत वेग से आती है, फुटबॉल नहीं है वो। हाँ, या फांक से रोक। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो टीम की रणनीति थी। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब ओलंपिक रवाना हो रही थी तो जो कोच हैं वो इस बार भारतीय टीम के जो पिछले कुछ सालों से कोच हैं वो सोड मारिन हैं कोच। तो उन्होंने ये कहा था जाने से पहले, बता दीजिए। वो नीदरलैंड से हैं, नीदरलैंड से हैं और अपने टाइम के बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि इस बार जब हम खेलेंगे तो हमेशा से ये देखा जाता था कि जो कॉम्बिनेशंस हैं, जो खिलाड़ी चुन के आते थे, वो कॉम्बिनेशन सही नहीं खेल पाता था, वो तालमेल नहीं। तो उन्होंने शुरुआत में ही कह दिया था कि जो 16 की हमारी टीम है, हम जो लेकर जा रहे हैं रियो में, टोक्यो में, उसमें हम 8 जो हमारे खिलाड़ी हैं वो अनुभवी हैं, पुराने हैं, जिन्होंने कई मैचों का, और 8 हम युवा खिलाड़ियों को लेके जा रहे हैं जो सब कुछ झोंक देगी। तो हम जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे अंतिम प्लेइंग 11 का, वो भी ऐसा ही बनाएंगे ताकि आक्रामकता और अनुभव का मेल रहे और हम इस तरह से उसको अटैक करें। मुझे लगता है इस बार बहुत पहले से ही तैयार थे वही लोग कि किस रणनीति के साथ में आगे बढ़ना है। टीम का सिलेक्शन को आप देखिए, बहुत तरीके से सिलेक्शन किया गया है, जैसे युवा और एक्सपीरियंस दोनों के जो तालमेल को बनाया गया है। युवाओं को किस तरह से इस्तेमाल करना है, एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किस तरह से होना है। ठीक वैसे जैसे चक दे इंडिया में शाहरुख खान की वो जो बात मुझे याद आती है, जब वो उन्होंने कहा था कि अनुभव अपना चीज़ है और युवाओं का अपना चीज़ है। तो ये मुझे लगता है बहुत शानदार बहुत काम रहा है। और ये जीत इसलिए भी, देखिए जब इवेंट होते हैं, जो व्यक्तिगत इवेंट होते हैं, जैसे तीरंदाजी है और शॉर्ट पुट थ्रो है या जेवलिन थ्रो है, तो ऐसे में ये होता है कि आप इंडोर्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक बायो बबल में रह सकते हैं, अकेले कर सकते हैं। और आप ये समझिए कि पिछले 2 साल से जब आपको तैयारियों को अंतिम रूप देना है, वैसे में 2 साल से कई बार स्पोर्ट्स ग्राउंड बंद हुए, प्रशिक्षण की इजाजत नहीं थी, कई बार खोला गया, खतरे हैं। इसमें से भी आपको ये जानकारी होगी कि कई खिलाड़ी ऐसी हैं जो टीम में हैं, वो कोविड से संक्रमित हुई, उससे वापस लौटी। भारत विश्व में सबसे अधिक प्रभावित रहा है कोविड से। इसके बावजूद अगर टीम, चूंकि टीम जैसा सूर्य बता रहे हैं कि टीम गेम है, कि भाई अगर हम और आपको साथ रहना तभी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, और तब भी ये संभव हुआ। मुझे लगता है बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात। और शायद इसलिए जो हमने टाइटल दिया है अपने इस लाइव का, वो इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या भारत में इसके बाद हॉकी बदलेगी, उस पर आते हैं सूर्य। हम चाहेंगे एक बार आपको घोषणा बता दें जो पंजाब की सरकार ने बहुत अहम घोषणा को किया है, और बाकी सरकारों को, मैं व्यक्तिगत रूप से ये बात कह रहा हूँ कि बाकी सभी राज्यों के सरकारों को पंजाब के इस घोषणा को समझना चाहिए। और खेल के प्रोत्साहन, मैं बता रहा हूँ कि पंजाब में आप ही बता रहे थे कि 20 खिलाड़ी हॉकी में महिला और पुरुष की टीम को मिला दें। दर्शकों सुन लीजिए, पंजाब से लगभग 20 खिलाड़ी पुरुष और महिला हॉकी टीम मिलाकर 20 खिलाड़ी उस राज्य से ओलंपिक में गए हैं। और ये सिर्फ खिलाड़ियों का नहीं बल्कि राज्य सरकारों का प्रयास किस तरह से होता है, किस तरह प्रोत्साहन मिलती है, वो इस घोषणा से साबित होता है जो सूर्य बता रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जब एक खिलाड़ी बनता है और एक टीम बनती है तो उसमें कई योगदान होता है। सबसे पहले वो कि एक परिवार कितना सपोर्ट करता है कि आप ये गेम खेल रहे हैं, इसके बाद जो फेडरेशन हैं वो कितनी सुविधाएं आपको देती हैं, और सरकार कितना भरोसा जताती है आपको, और खिलाड़ी कितना सुरक्षित महसूस करते हैं कि मैंने अपने खेल को ये कर दिया। क्योंकि तो ये सबसे बड़ी बात है कि पंजाब सरकार ने 3-4, सबसे पहले तो ये घोषणा हुई थी, जो हरमीत सिंह सोडी हैं पंजाब के खेल मंत्री, उन्होंने पहले तो ये घोषणा की थी कि जो खिलाड़ी पंजाब से हैं उनको 2.5 करोड़ दिया जाएगा, सारे खिलाड़ियों को लेके 2.5 करोड़ की रकम उन्होंने तय की। हर वो खिलाड़ी जो पंजाब से ओलंपिक में गए। हाँ, नहीं, पहले उन्होंने कहा कि जितने 20 खिलाड़ी हैं उनके बीच 2.5 करोड़ की राशि बटेगी। अच्छा, अब सारे के बीच में। अच्छा। और ये शुरुआत का दौर था, जब मतलब टीम जा रही थी तब ये घोषणा थी। लेकिन जैसे ही पुरुष टीम ने आखिर में उनको हराया, जो सेमीफाइनल नहीं, क्वार्टर फाइनल में ही जब वो पहुंचे थे, जब क्वार्टर फाइनल में पहुंचे उसी समय हरमीत सिंह सोडी ने ये कह दिया कि पंजाब के जितने भी खिलाड़ी
ओलंपिक टीम में हैं, भारतीय टीम में, चाहे वो महिला से हो पुरुष हो, प्रत्येक खिलाड़ी को 2.5 करोड़ रुपए की रकम मिलेगी। अगर अमाउंट था वो अब इंडिविजुअली हाँ, इंडिविजुअली 2.5 करोड़ हो गया। तो वो गोल्ड, अगर उन्होंने कहा कि अगर गोल्ड जीतती है और जिस तरह का प्रदर्शन अभी तक टीम का है, तो निश्चित तौर पर जो सरकारें और हैं, क्योंकि और हरियाणा से खिलाड़ी हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, महिला टीम में पुरुष टीम में झारखंड के नहीं है, पर महिला टीम में 2 खिलाड़ी हैं। तो ऐसे में ये सोचना चाहिए, और ये अहम इसलिए है, मैं वो बिंदु रखना चाहता हूं कि जब आप एक खेल को समर्पित करते हैं, आप जब 18 साल 20 साल 22 साल एक गेम को देते हैं, जबकि एक जो आम धारणा है भारतीय समाज में कि आप एक अच्छी नौकरी करिए जिसमें आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिले, और कई खिलाड़ियों का उदाहरण भरा पड़ा है सोसाइटी में जो नेशनल जीता, इंटरनेशनल्स में अवार्ड जीते और कहीं मजदूरी करते नजर आ रहे हैं या कहीं कुछ और करते नजर आ रहे हैं, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। तो वैसे में ये जो घोषणा है, और अन्य राज्य भी अगर ऐसी घोषणा करते हैं, तो खिलाड़ियों में ये उम्मीद जगेगी कि मेरा आर्थिक वो जो है भविष्य को लेकर जो एक जो इनसिक्योरिटी होती है वो खत्म हो जाएगी। तो वो मैदान में पूरा फोकस डालते हैं फिर। अच्छा, ये भी देखिए सूरज कि जो लोग अभी जो टोक्यो में खेल रहे हैं, जब उन तक ये घोषणाएं पहुंची होंगी तो कितना मनोबल उनका बढ़ा होगा, कितना वो मजबूत फील करते हैं कि मेरे राज्य के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की, तो उनको लगता होगा पूरा का पूरा राज्य मेरे साथ है। जब वो हॉकी स्टिक लेकर मैदान पर उतरेंगी तो उनको महसूस होगा कि मेरे साथ पूरा का पूरा राज्य जो है बैकअप में है, वो सब लोग चेयर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं खेलने के लिए। और फिर वो आत्मविश्वास कितना बदलाव उस खेल में ला सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण। और ये अहम बात ये भी है कि जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में, तो ये बात निश्चित तौर पर आप मानिए कि भारतीय क्रिकेट में क्या होता है कि लीग होती है, जैसे इंडियन प्रीमियर लीग है, और बीसीसीआई को दुनिया का सबसे बड़ा अमीर क्रिकेट बोर्ड माना जाता है, बहुत सैलरी मिलती है। अगर जो खिलाड़ी नहीं भी अंतिम 11 में शामिल हैं तो वो आईपीएल खेल के मिलता है, रणजी की मिलते हैं, पर और उसमें से कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो मजबूत मतलब आर्थिक बैकग्राउंड से भी आते हैं खिलाड़ी, और शुरुआती दौर में ही करियर के। लेकिन आप देखेंगे कि हॉकी में जो खिलाड़ी आ रहे हैं, आप लोगों ने दौरा भी किया है, आप खूंटी गए या आप सिमडेगा गए, तो आप देखेंगे निकी प्रधान या सलीमा टेटे की फैमिली को देखिए कि आर्थिक स्थिति, सीधे तौर पे अगर मैं एक लाइन में कहूं तो किसी रणजी खेला हुआ क्रिकेटर को भी मैंने मजदूरी करते नहीं देखा है जी, या आर्थिक तंगी भी नहीं देखा है। लेकिन नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी हॉकी का हो, हैंडबॉल का हो और बाकी जूडो कराटे वगैरह, वो सब लोग हड़ियां बेचते हुए ईट भट्टों में काम करते नजर आते हैं। ये बात मुझे लगता है आप यही कहना चाह रहे हैं। जी यही बात कि जो प्रेशर क्रिकेट को मिल सका है या जितना कुछ बीसीसीआई के पास है उतना बाकी फेडरेशन के पास, बाकी गेम्स के पास नहीं है। निश्चित तौर पे तो ये भी बदलेगा अगर भारतीय टीम जैसे सेमीफाइनल में पहुंची है। अब अगले 2 ही मुकाबले और बचे हैं। पुरुष टीम को अगले बेल्जियम से लड़ना है, इनको अर्जेंटीना से लड़ना है। वो एक जीत जो है अभी चूंकि सेमीफाइनल में पहुंची है, तो ये बदलेगा भारतीय हॉकी का जो कहते हैं गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, वो वापस लौटेगा इस ओलंपिक से। ये इस बात की थोड़ा इतिहास की बात सूरज ने की है। 1928 में पहली बार भारतीय पुरुष हॉकी टीम या किसी भी हॉकी टीम ने, मतलब भारत की तरफ से हॉकी में जो पहला डेब्यू हुआ था 1928 में हुआ था। 1928 में जयपाल सिंह मुंडा जो कि झारखंड के खूंटी के रहने वाले हैं, उन्हीं के नेतृत्व में भारत ने पहला मैच खेला था। उसके पहले भी टीमें गई थी, लेकिन वह भारत की तरफ से नहीं गई थी। वो क्योंकि ब्रिटेन का यहाँ पे कॉलोनी था तो उसी की तरफ से गई थी। 27 में फेडरेशन का गठन हुआ और उसके बाद 28 में पहली बार टीम गई और पहली ही बार भारत की टीम ने वर्ल्ड कप, माफ कीजिएगा, ओलंपिक का जो गोल्ड मेडल वो लिया था। और अब देखिए कि 17-18 मैच खेले थे, उसमें 17 में से 16 मैचें भारत ने जीती थी और एक मैच जो है वो ड्रॉ हुई थी। इसके बाद अंतिम मैच में चूंकि विवाद हो गया था किसी ऑफिशियल से जयपाल सिंह मुंडा का, तो जयपाल सिंह मुंडा वो अंतिम मैच नहीं खेले थे और हॉलैंड की टीम को भारत ने 3-0 से हराया था। ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है बताने के लिए कि भारत का हॉकी का इतिहास कितना गौरवपूर्ण रहा है। और इसके बाद कई बार, लगातार 8 बार भारत की टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया। और बाद में जब एस्ट्रो टर्फ, जैसे आप बता रहे थे कि एस्ट्रो टर्फ में जब हॉकी खेलना शुरू हुआ तब थोड़ी स्थितियां गड़बड़ाई और अभी तक हम फिर वो हासिल नहीं कर पाए। लेकिन अब जो आज का जो मुकाबला रहा है उसने बहुत उम्मीदें जगा दी और न सिर्फ हमारी, आपकी और उन खिलाड़ियों की, बल्कि 135 करोड़ आबादी के इस पूरे देश की उम्मीदें जगा दी हैं कि शायद इसके बाद भारत में हॉकी बदलेगी, महिलाओं की हॉकी बदलेगी। निश्चित तौर पर देखिए, भारत ने महिला टीम के लिए तो सबसे बड़ी बात है, शुरुआत में भी आपने बता दिया था कि महिला टीम पहली बार ओलंपिक इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंची है। नहीं तो आमतौर पर वो नॉकआउट मुकाबलों में पहुंच नहीं पाती थी।
पुरुष टीम ने जरूर 8 ओलंपिक की 8 गोल्ड जीते, 2 रजत भारत के नाम है और एक ब्रॉन्ज मेडल है। 1980 का जो मॉस्को ओलंपिक था वो लास्ट टाइम था जब भारत सेमीफाइनल में पुरुष टीम पहुंची थी। हाँ, उसके बाद नहीं पहुंची। उसके बाद नहीं पहुंची, और नहीं पहुंचने की वजह कई सारी हैं। एक तो ये है कि हाँ, आपने जो सही बताया कि पहले घास पर हॉकी खेली जाती थी, स्टिक जो लकड़ियों की होती थी उस समय, और गेम खेली जाती थी। इसके बाद क्या हुआ कि सिंथेटिक हॉकी स्टिक आ गई, टर्फ पे खेला जाने लगा। तो शुरुआती दौर में और कई दशकों तक, शुरुआत के कई 2-3 दशकों तक जो वो सुविधाएं हैं, चाहे वो एस्ट्रोटर्फ बनाना हो, प्रशिक्षण केंद्र बनाना हो, चाहे सिंथेटिक हॉकी हो, या उस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से प्रशिक्षण हो, वो मिला नहीं। एशियन गेम्स में, राष्ट्रमंडल खेलों में जरूर भारतीय टीम जो है अच्छा प्रदर्शन करती रही। हम फाइनल्स में पहुंचे, रजत जीते, ब्रॉन्ज जीते एशियंस गेम्स में, राष्ट्रमंडल में, वर्ल्ड कप में। पर जहां तक बात ओलंपिक की है, जो गौरव था, हम भारतीय हॉकी की जब बात ही होती है तो सबकी जुबान पर यह आता है कि हमने 8 लगातार गोल्ड जीते थे। ये बात हमेशा होती है, और उसमें कई बड़े खिलाड़ियों के नाम उभर कर आते हैं। झारखंड के आपने जयपाल सिंह मुंडा का नाम ले लिया, हाल फिलहाल में हाँ सिल्वानुस डुंगडुंग का नाम बहुत ही लोग, जो अंतिम जो मैच है उसमें जो आप बताए मॉस्को वाला, मॉस्को में उन्होंने खेला था, वही लास्ट गोल्ड मेडल आया है। हाँ, भारत के बाद नहीं आया है। तो ये निश्चित तौर पर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर और शायद सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक, पूरे हॉकी इतिहास का देखें, जिनके स्टिक को तोड़कर देखा गया कहीं उसमें चुंबक तो नहीं है या कुछ ऐसा गड़बड़ तो नहीं, क्यों बॉल उनके स्टिक से छूटती नहीं है। तो हॉकी का जादूगर भी इसी देश से रहा है। और सही कह रहे हैं सूरज कि जिस तरह गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, वो बीच में थोड़ा सा कम हुआ, वो प्रभाव हॉकी पर हमारा वो वर्चस्व कम हुआ, क्योंकि एस्ट्रोटर्फ आने के बाद उस तरह का प्रशिक्षण नहीं मिल पाए। झारखंड में या भारत में अगर आप देखिएगा तो बहुत संख्या में एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम्स नहीं है। झारखंड में अब बनने शुरू हुए, शायद 1-2 हैं, लेकिन इतने नहीं है कि हर खिलाड़ी को वो मौका मिल सके खेलने के लिए। हम घास में खेलते हैं, लकड़ी के स्टिक से खेलते हैं, और जब प्रैक्टिस इससे होती है, लेकिन जब खेलने की बारी आती है तो पूरा टर्फ अलग हो जाता है, स्टिक अलग हो जाता है। तो ये सब प्रैक्टिकल समस्याएं आती है जिस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इसके बावजूद जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि एक तो सरकार जिस तरह की घोषणाएं कर रही है और जिस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, बहुत ज़रूरी है कि निक्की प्रधान, सलीमा टेट्टे या बाकी तमाम जो खिलाड़ी है जो भी खेलने के लिए गए हैं अन्य राज्यों से भी, जब वो लौटे तो अभी जहाँ पे हैं वहाँ तो वो आइकन है ही। अगर वो लौटे अपने गांव घर के लोगों के लिए, अगर वो आइकन बन सके, उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके, तो ये संभव होगा सूरज कि हम, आप और बाकी सामान्य जैसे लोग जो हैं वो उनको देखकर प्रेरणा ले सकेंगे। निश्चित तौर पर देखिए, अब तक जो खेलों के क्षेत्र में आप देखेंगे कि खेलों के क्षेत्र में अब तक भारतीय क्रिकेट टीम पर ही ये बोझ था, क्योंकि प्रदर्शन भी है उस तरह का कि उन्हीं से हमारी सारी उम्मीदें थीं, तारीफें भी वही पाते थे, गालियां भी वही पाते थे, हमें बहुत लेना देना भी नहीं था। सच यही है कि हमें बहुत हॉकी में कब कौन सी टीम गई, कौन सा इवेंट खेला, हमें बहुत पता भी नहीं होता था। अभी भी कई गेम हैं, अभी तो हॉकी राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेल। हाँ, तो आप देखेंगे कि पुरुष टीम की कप्तानी मनप्रीत सिंह कर रहे हैं, युवा हैं। हॉकी टीम की जो विमेंस टीम है उसकी कप्तानी रानी रामपाल कर रही हैं। तो उम्मीद है कि इस ओलंपिक के बाद जब लौटेंगी तो कोहली, धोनी या रोहित शर्मा के अलावा निक्की प्रधान, सलीमा टेट्टे, रानी रामपाल और मनप्रीत सिंह भी नेशनल आइकॉन्स होंगे और लोग बनना चाहेंगे। और जो समाज है जिस तरह से, एक तो पहली बात है कि खेलों की तरफ प्रोत्साहित नहीं करता, ना तो फैमिलीज करती हैं, ना आप स्कूलों में, भारत के वर्ल्ड क्लास स्कूल को भी आप ले लीजिए, वर्ल्ड क्लास स्कूलों को भी देखेंगे आप, तो खेल को करियर की तरफ धकेलने के लिए आप बच्चों को प्रतिभा पहचान के वो प्रशिक्षण है नहीं। पर शायद अब ये होगा कि फैमिलीज भी प्रोत्साहित होंगी, ना केवल हॉकी में, पीवी सिंधु वहां जीती, मीराबाई चानू, और जिस तरह की फैमिली बैकग्राउंड से आती है, मीराबाई चानू ने रजत दिलाया, और अभी एक इवेंट हमारा उसमें कमलप्रीत कौर का होना है, डिस्कस थ्रो, और उनका एक दिलचस्प है, पीवी सिंधु ने आपको ब्रॉन्ज दिलाया। कमलप्रीत कौर का एक बहुत दिलचस्प है कि वो ओलंपिक के लिए चुनी गई और 60 खिलाड़ी होते हैं और उन्होंने सीधे फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया। और दिलचस्प है कि जब वो कह रही कि जब मैं जा रही थी खेलने के लिए ओलंपिक, तो लोग कह रहे थे कि ये डिस्कस थ्रो कौन सा गेम होता है, ये तक नहीं पता। तो ना इसमें मैं एक चीज जोड़ूंगा, फेंसिंग में पहली बार भारत ने डेब्यू किया और पहला मैच जीता है, कोई मेडल नहीं आया है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि उन गेम, जैसा आप बताएं कि डिस्कस थ्रो या एथलेटिक्स के तमाम इवेंट जिसके बारे में लोग जानते तक नहीं है, उन खेलों में भारत जो है प्रतिनिधित्व कर रहा है और कुछ मेडल लेकर भी आ रहा है, यह एक बड़ी बात है। सोशल मीडिया के एक लाइन को मैं कोट करना चाहूँगा जो तमाम लोग लिख रहे हैं,
वो यही है कि स्कूलों में जब हम पढ़ाई करते हैं तो पीटी का एक तो मतलब गेम पीरियड सप्ताह में एक से एक होता था, सैटरडे या कभी किसी भी दिन सप्ताह में सिर्फ एक गेम पीरियड, और उसमें भी मैथ्स के टीचर आकर कहते थे कि आज हम मैथ्स पढ़ा देते हैं, गेम क्या खेलना है। तो दरअसल ये दर्शाता है कि गेम को लेकर कितनी सीरियसनेस हमारी उस व्यवस्था में है या हमारे समाज में भी कितनी सीरियसनेस इस चीज़ को लेकर है। हम खेलने को टाइम पास मानते हैं, अधिक खेलने वाले को हम आवारा मानते हैं, उसको मार कर डांट टपट कर घर में बिठा कर पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि ये पढ़े तो फ्यूचर इसका सिक्योर है, क्योंकि एक डर होता है कि भाई इसमें कुछ खास करने को नहीं है। लेकिन वही बात हम फिर से दोहराते हैं कि अब जब विभिन्न खेलों में मेडल लेकर या बिना मेडल लिए भी जो बेहतरीन प्रदर्शन के बाद जो लोग लौट रहे हैं, जब वो भारत लौटें तो सरकारें किस तरह सेलिब्रेट करती हैं या समाज जिसके हिस्से हम और आप हैं यह किस तरह सेलिब्रेट करती हैं, ताकि उन खिलाड़ियों के जीवन संघर्ष को हम बाकी लोगों में उतार सकें और फिर वो भी करियर के रूप में स्पोर्ट्स को देख सकें। कि सलीमा टेट्टे जब सिमडेगा पहुंचती हैं और अपने जो जहां से वो ट्रेनिंग ली है, जब वहां पहुंचती हैं तो उन सैकड़ों आंखों में क्या सपने जो पल रहे हैं उनको कितनी जीवटता उनमें आती है और कितने वो सपने जीवंत हो जाते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। और मुझे लगता है कि हम में से हर किसी की ये कोशिश होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जमैका की तरह, चाइना की तरह हमारे पास भी मेडलों की भरमार हो और भारत खेल के रूप के क्षेत्र में बहुत बेहतर कर सके। तो बहुत ज़रूरी है कि उन खिलाड़ियों के लौटने पर या अभी भी हम बहुत चेयरअप करें और समाज में ये मैसेज दें कि खेल सिर्फ एक शौक नहीं है बल्कि देश का गौरव भी है, निश्चित और लाखों लोगों का और हजारों लोगों के लिए एक करियर के रूप में भी दिखाया जा सकता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है ना कि कई नए खिलाड़ियों का नाम जाना। जैसे आपने तलवारबाजी की बात की, पहला इवेंट था और इसमें शायद हम नाम नहीं जानते थे जब तक ओलंपिक के लिए वो क्वालिफाई नहीं की थी, जो भवानी देवी हैं, तो वो पहली बार पहुंची। कमलप्रीत कौर का हम नाम जान रहे हैं। नीरज का इवेंट अभी बचा हुआ है जेवलिन थ्रो में, उनसे पदक की उम्मीद है। इसके अलावा विनेश फोगाट अब टोक्यो पहुंची हैं, रेसलिंग के इवेंट अभी बाकी हैं। तो निश्चित तौर पर यह बदलाव होगा। और कल आप देखेंगे अगर तस्वीरों में जो झारखंड के सिमडेगा और खूंटी जिलों से आई हैं कि वहां के जो हॉकी खिलाड़ी हैं, जो बच्चे हैं, उन लोगों ने जश्न मनाया है बाकायदा ढोल नगाड़ों के साथ। ओलंपिक तो सूरज उनकी आंखों में भी है। हाँ, सभी की आंखों में एक ओलंपिक है जहां तक वो पहुंचना चाहते हैं। निश्चित तौर पर। चलिए, तो मुझे लगता है काफी बातें हो गई। झारखंड से 3 खिलाड़ी ओलंपिक तक गई हैं इस बार। इसमें दीपिका हैं जो कि तीसरी बार गई, माफ कीजिएगा, 2 बार वो जा चुकी हैं ऑलरेडी, तीसरी बार गई है, लेकिन उनके हाथ को पदक नहीं लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने झारखंड का पूरे देश का प्रतिनिधित्व किया, ये बड़ी बात है। दूसरी जो बाकी 2 लड़कियां हैं झारखंड से, उसमें से एक सलीमा टेट्टे और दूसरी निकी प्रधान है। निकी प्रधान भी पहले एक बार ओलंपिक जा चुकी हैं, दूसरी बार गई हैं। सलीमा टेट्टे का ये डेब्यू है ओलंपिक में और दोनों बहुत बेहतर खिलाड़ी हैं, अभी खेल रही हैं। दीपिका तो मतलब उनका अब आगे का सफ़र नहीं है, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों का आगे का सफ़र बाकी है। और 4 अगस्त को बुधवार को भारतीय महिला हॉकी टीम जब अर्जेंटीना के खिलाफ उतरेंगी तो वहां से फिर भारत में हॉकी की दिशा दर्शाता ही हो पाएगी कि क्या कुछ होता है। बहरहाल तमाम जो भी हॉकी को लेकर या ओलंपिक को लेकर जो अपडेट्स हैं, द फॉलो अपने वेबसाइट के माध्यम से भी या वीडियोस और इस तरह के लाइव शोज के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को यह शो अच्छा लगता है। ओलंपिक को लेकर जो भी जानकारी को चाहिए तो आप द फॉलोअप के वेबसाइट www.thefollowup.in पर जा सकते हैं। इस नोट पर हम खत्म करते हैं। सूरज, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।